अम्बाला में लखनऊ और साहिब गुरुद्वारा पहुंचे सीएम। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर टेका माथा, सुख समृद्धि के लिए की अरदास। चंडीगढ़ में किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक जारी। सीएम मनोहर लाल कर रहे बैठक की अध्यक्षता। जेपी दलाल चेयरमैन सुभाष बराला बैठक में मौजूद। किसान कल्याण प्राधिकरण के कई सदस्य भी बैठक में मौजूद। गुरुग्राम में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने की बैठक। महिला सशक्तिकरण पर की बात, विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कुरुक्षेत्र पहुंचे राज्य मंत्री संदीप सिंह। विकास कार्यों का किया अवलोकन, कहा जल्द पूरा होगा सौंदर्यीकरण का कार्य। कुरुक्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर नायब सिंह सैनी ने दिया बयान। दीवार लेखन और तीर्थ स्थलों के स्वच्छता को दिए निर्देश। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद की जानकारी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर दिखे गंभीर। एनसीआर में नोडल अधिकारी की हुई नियुक्ति। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल अम्बाला के गांव मर्दो साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां गुरुद्वारा में माथा टेका। इस मौके पर अम्बाला से विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। और साथ ही बता दें कि यहां पर पहुंचने पर सीएम का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मोमेंट देकर स्वागत भी किया गया। और उन्होंने अपने बचपन को याद करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के शान में दो शब्द भी कहे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी का समारोह है, जिसे लेकर सीएम ने कहा कि उनका तो कुछ नहीं, बस ये लगता है कि सब बीजेपी का है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनऊ साहब, श्री लखनऊ साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला। और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का दिवस है 22 तारीख को, इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये जो दिवस होते हैं सारे ही बीजेपी के दिवस है, उनका दिवस तो कोई है नहीं। इसलिए बीजेपी के दिवस हैं, बीजेपी का ही साल है, बीजेपी का युग है। इसलिए इस बीजेपी युग में सब लोग अपने अपने बिस्तर को गोल करके जाकर बैठ जाए। बीजेपी आगे आने वाली, जनता सारी बीजेपी के साथ है। काफी घोषणाएं थी आपकी अम्बाला में, काफी प्रोजेक्ट रुके पड़े। आज तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों देखो, जैसा आज हमको पता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनऊ साहब, श्री लखनऊ साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला। और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, ये जो दिवस होते हैं सारे ही बीजेपी के दिवस है, उनका दिवस तो कोई है नहीं। इसलिए बीजेपी के दिवस हैं, बीजेपी का ही साल है, बीजेपी का युग है। इसलिए इस बीजेपी युग में सब लोग अपने अपने बिस्तर को गोल करके जाकर बैठ जाए। बीजेपी आगे आने वाली, जनता सारी बीजेपी के साथ है। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई। आज गुरुद्वारा
देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में 146 लोकसभा के क्लस्टर बनाए और हरियाणा में 10 लोकसभा सीट पर क्लस्टर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीट पर क्लस्टर बनाए गए, जिसमें कि 3 प्रभारी नियुक्त किए गए। गुरुग्राम से पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को भी एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 3 लोकसभा सीट हैं और हिसार, रोहतक, सिरसा लोकसभा सीटों पर राव नरबीर सिंह को प्रभारी बनाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी जिम्मेदारी मिलने के बाद कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और इसी कड़ी में ये सभी लोकसभा पर इस तरह के क्लस्टर बनाकर प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें जिन 3 लोकसभा सीटों को जिम्मेदारी दी गई है उस पर वे काम पूरा करेंगे और इन सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं से मिलकर वो आगे की रणनीति भी तय करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए पूरे देश में 146 क्लस्टर बनाए। किसी क्लस्टर में 2 लोकसभा, किसी में 4, किसी में 5 वरना 3 के ज़्यादा बनाए हैं। तो हरियाणा में 3 क्लस्टर बनाए हैं, एक 3 के 1 4 का। तो मुझे रोहतक, हिसार और सिरसा पार्लियामेंट का क्लस्टर के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। 2024 का चुनाव आम जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस देश में सत्तारूढ़ देखना चाहती है। हमारे तो क्लस्टर में प्रभारी के तौर पे यही जिम्मेदारी है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं गए, सामंजस्य बैठाना, देखना कि भाई सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ड्यूटी पर काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको सही मोटिवेशन करना कि वे काम करो पार्टी के हित के लिए, तो वो देखना है हमें बस। 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं और चुनौतियां क्या है इस बार चुनाव की? नहीं, चुनाव की चुनौतियां तो पिछली बार भी बहुत कम थी। मोदी जी ने 2014 से 19 तक राज किया, आम जनता राज को अच्छा मान रही थी, इसलिए हरियाणा में तो 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और अब भी 2019 से 2024 तक देश और प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में समझौते की सरकार है, 2 पार्टियों की सरकार है, लेकिन देश का आम मतदाता ये मानता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तरक्की की है। दुनिया में, विश्व में भारत का नाम हुआ है। लोग तिवारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत की हरियाणा में दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा में फिर से तीसरी बार 10 के 10 कमल खिलने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, आप भी एक्टिव मोड पर हैं और धरातल पर लगातार जनता से जुड़ने का काम आप कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा गठबंधन की सरकार है, गठबंधन को लेकर भी कई तरह की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अभी विधानसभा के चुनाव की कोई चर्चाएं नहीं है। विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होगा, 10 महीने अभी बाकी हैं। अभी सिर्फ फोकस लोकसभा के चुनाव का है और मैं लोकसभा के चुनाव के बारे में कह सकता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सर, इसके अलावा राम मंदिर 22 तारीख को स्थापना होगी भगवान की, श्री राम की, तो उसको किस तरह से देखते हैं और लोकसभा का उसका कितना फायदा मिलने वाला है? नहीं, मंदिर हमारा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। हम जब सुबह उठ के बाहर निकलते हैं तो हर एक को राम राम कहते हैं। जब हम किसी से विदा लेते हैं तब भी अच्छा भाई राम राम कह के उससे विदा लेते हैं। ये हमारे एक आस्था का केंद्र है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने सपना देखा था वो इस दुनिया से चले गए सपना देखते देखते, और हमारे टाइम में ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और राम जब आदमी गुजरता है, शरीर पूरा करता, उसके बाद भी सब ये कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो राम का नाम तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी आस्था से जुड़ा हुआ है और मंदिर है, उसकी स्थापना अच्छे समय पर हो रही है, ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ तक लोकसभा के चुनाव की बात है वो राजनीतिक काम है, ये धार्मिक क्षेत्र आस्था से जुड़ा हुआ। मैं इसको दोनों को राजनीतिक और इसको एक नहीं मानता। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष का काम है आलोचना करना, हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ से जोड़ना है। तो विपक्ष अपना काम करता रहेगा, सरकार अपना काम करती रहेगी, पार्टियां अपना काम करती रहेगी। ये धार्मिक मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर की स्थापना हो रही है, एक बहुत अच्छा काम और सभी के लिए अच्छा काम है। एक आखिरी सवाल, 24 चुनाव को लेकर भाजपा धरातल को उतर चुकी है, तमाम तरह की तैयारियों में जुट चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस भी धरातल है
तरह तरह के अभियान कांग्रेस भी चला रही है। हाल ही में हर घर कांग्रेस अभियान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाया है। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी करती हैं। भारतीय जनता पार्टी सदा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ, अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। ये कांग्रेस की खुशकिस्मती लगा लीजिए। मैं ये कहूँगा कि अब की बार उन्होंने तैयारी की। 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि उनका आज तक संगठन भी तैयार नहीं हो पाया। अब वो सड़कों पे घूमे, कहीं घूमे, लोगों ने उनको नकार दिया है। लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। 24 में 10 के 10 हरियाणा में कमल खिलेंगे। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बैठक ली, जिसमें प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं ने हिस्सा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लेते हुए तमाम योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा महिलाओं को मिल रही सरकारी योजनाओं के फायदे के बारे में भी जानकारी एकत्रित की और किस तरह से और इसे बेहतर किया जा सके, इस पर भी सुझाव दिए गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश भर में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। जो बेरोजगारी की बात कि माँ बाप भी उनको नहीं पढ़ा सकता था, परंतु जब से मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा कॉलेज दिया, आज लाखों की संख्या में हरियाणा की हमारी बेटियां वो पढ़ रही हैं और वो एजुकेट हुई हैं। इसका एक जबरदस्त काम बेटियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने एक और काम किया है। मैं प्रशंसा करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कामों की कि उन्होंने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, उन सब बेटियों को फ्री में एजुकेशन देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए और आगे काम किया है कि अगर वो कॉलेज में जाएं तो उनको कॉलेज में पहुंचाने के लिए बस लेकर के जाएगी, सरकारी बस की व्यवस्था उसके अंदर फ्री में वो की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर महिला थाने खोले। ये पहली बार महिला थाने हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर खुले कि किसी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है वो खुले मन से उस महिला थाने के अंदर जाकर के अपनी बात रख सकती है, अपनी बात कह सकती है। महिला थाने उसको सशक्त करने का एक बड़ा माध्यम था। दुर्गा ऐप के माध्यम, दुर्गा वाहिनी के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। जितने काम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत उसकी प्रशंसा करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस राजनीति करती रही है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती रही है, परंतु उनको अधिकार नहीं दिए। अधिकार अगर किसी ने दिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए और उस बिल के माध्यम से बहनों को अब 33% का अधिकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि वो भी इस देश के विकास के अंदर उसकी अहम भूमिका हो, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री सैनी साहब बिल लेकर के आए। बहन लाडली योजना को लेकर आप लोग मध्य प्रदेश में आए, आपको बहुमत भी अच्छा मिला, परंतु अब विपक्ष के लोग का कहना है कि इस तरह की अगर आप भी मुफ्त की रेवड़ियाँ केजरीवाल सरकार की तरह बांटेंगे और रहा सवाल कि लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा, आगे आपका एजेंडा ये बंद हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मुफ्त की रेवड़ी विपक्ष बांट रहा है। विपक्ष अगर इस प्रकार का प्रलोभन दे करके सारे स्ट्रक्चर को धराशाही करने का काम विपक्ष कर रहा है। आज विपक्ष लिखता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। अरे हमें क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए कि उसके बच्चे अच्छे एजुकेट बन सकें, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की। मैंने आपको कहा भी है कि 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम थी
उनकी जो फीस है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका सारा का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया। ये व्यक्ति को अधिकार दिया है कि अगर उसको दुर्घटनावश दिक्कत आ जाए तो वो कहीं पर भी जाकर के अपना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। ये उसको अधिकार दिया है। ये लगातार कांग्रेस इस बात का लेकर के दुष्प्रचार करती रही कि किसान की हालत खराब है। अरे 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर काबिज रही और किसान की अगर हालत खराब हुई है तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और जिम्मेवार इसलिए है, मैं आपको लोकसभा के आगे कंटिन्यू रहेगा ये मामला। एक बात सुन लीजिए, जिम्मेवार इसलिए है, स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट बनाई, किसान की आय बढ़नी चाहिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन लगा दिए, डस्टबिन में डाल दी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, परंतु उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उस रिपोर्ट को लागू अगर किसी ने किया है, उससे ज्यादा देने का काम किया ये जो अपने जिले की 15 से 20 मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को चंडीगढ़ में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सचिव द्वारा बुलाई गई है बैठक। आपको बता दें कि केंद्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भाग लेने के बाद बताया गया कि एनसीआर में यूएलबी, पीडब्ल्यूडी, एचएसवीपी और एनएचएआई और एचएसआईआईडीसी द्वारा धूल नियंत्रण और प्रबंधन सेल का गठन किया गया और एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और एनसीआर में निर्माण क्षेत्रों पर एंटी स्मॉग गन लगाई गई। साथ ही कहा गया कि 16 जनवरी 2024 तक 738 साइटें पंजीकृत की गई और योजना में बीएस डीजल बसों को भी शामिल किया गया है और प्रदेश में साल 2023 में 10 साल पुराने डीजल के 185 और 15 साल पुराने 461 वाहनों को जब्त किया गया और इसके साथ ही कई अहम जानकारियां भी सामने आई। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित संकल्प यात्रा भी निकाली जा रही है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है और वहां के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत शहरी क्षेत्र में भी हो गई है और आज ये यात्रा शहर के महानगर इलाके में पहुंची और इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के रूप में विधायक असीम गोयल ने शिरकत की और विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना है। गांव में लगभग 72 हजारों लोगों के साथ जनसंवाद सीधा, उनकी समस्याओं को लेके, विकास के कामों को लेके हर तरीके से बड़ी सार्थक चर्चाएं हुई और मुझे लगा कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक जनसंपर्क कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संदर्भ करता है और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संवाद धरातल के ऊपर लोगों के विचार, लोगों की ग्राउंड रियलिटी जानने का, समस्याएं जानने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हजारों लोगों की समस्याएं उसमें रिजॉल्व भी हुई हैं और आज शहर में पहला दिन था, 4 वार्डों के प्रोग्राम। मुझे लग रहा है जिस तरह आगे आगे और वार्ड्स में प्रोग्राम होगा, इनमें थोड़ा लोगों में भी क्लैरिफिकेशन आएगी, ऑफिसर्स भी अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे। ज्यादा समस्याएं शहर में लग रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आवास योजना, पेंशन योजना और एनडीसी को लेकर जितना भी समस्या का हल होगा, जो समस्या यहाँ हल नहीं होगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे जाएगी, तो भी किसी समस्या को हल नहीं करेंगे। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर 3 रेल गाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर रेल यात्री महासंघ के अध्यक्ष रामनिवास पटोदा के नेतृत्व में रेल मंत्री के नाम पर एक ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार को सौंपा गया। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो रेल यात्री महासंघ चुनावों में सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि कई सालों से रेलवे की
उनकी मांगों को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आज जो हमने स्टेशन में मास्टर 3 गाड़ियों का ठहराव के लिए ज्ञापन दिया है, और अगर 3 गाड़ियों का ठहराव नहीं होगा तो पूरा आधा राजस्थान और दक्षिण हरियाणा जो है चुनाव में पूरा बहिष्कार करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। क्योंकि हमने 8-9 साल होगी 3 गाड़ियों का ठहराव नहीं हो रहा, जबकि सेंटर यहाँ यूनिवर्सिटी है। और हम चाहते हैं कि भी हमें धर्मवीर जी को भी कई बार लिखे, रेल मंत्री को भी लिखे। रेलवे के जो अधिकारी है वो महेंद्रगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। बीकानेर मंडल और जयपुर जोन और रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं वो नेताओं को भी गुमराह करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। हमने कहा कि 6 महीने के लिए जो है उसको स्थायी तौर पर जैसे उसका ठहराव 2 गाड़ियों का अगर इनकम नहीं होती तो उसको बंद कर देना। राजस्थान के अंदर छोटे छोटे स्टेशनों में इन गाड़ियों का ठहराव है, तो हमने मांग की है कि अगर इसका जल्दी अगर ठहराव नहीं किया गया तो आगे जो है लोकसभा विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ सारे कम से कम लाखों जो इसमें जो रेलवे से जुड़े हैं सभी जो है उसका हरियाणा का काम करेंगे। कैथल के हुडा सेक्टर 18 में ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदार और मजदूरों ने मीटिंग की है, जिसके बाद में ठेकेदारों ने कहा कि 20 जनवरी तक सरकार उनको वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो मांग नहीं मानती तो 21 जनवरी से मिट्टी संबंधी काम को पूरा बंद कर दिया जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे सरकार के सभी कार्य भी बंद कर देंगे। इससे तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिले के प्रजापति ने यह भी कहा कि जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली से जो भी लोग मिट्टी का कार्य कर रहे हैं सरकार उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रही है। सरकार हमारी बात। मैं जिले सिंह प्रजापति क्योड़क से कैथल एसोसिएशन से, तो हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि मिट्टी को माइनिंग से बाहर किया जाए। पूरे हरियाणा के अंदर ऑल हरियाणा 20 तारीख से बिल्कुल मिट्टी का काम जेसीबी मशीन, डंपर, ट्रॉली, ट्रैक्टर कोई भी मशीनों से कोई भी काम नहीं करेगा। हमारी महापंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि 20 तारीख से बिल्कुल हमारा मिट्टी का जेसीबी का काम बंद है, क्योंकि हमारी 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था तो उसमें हमारी कोई भी सुनाई गवर्नमेंट ने नहीं की है। हमारा यही निर्णय है कि गवर्नमेंट से भी हमारा यही है कि हम मिट्टी को माइनिंग से बाहर करें और हम मिट्टी का काम बिल्कुल बंद करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट, पीडब्ल्यूडी, B&R, NH और हमारा कैथल एसोसिएशन कोई भी मिट्टी का काम नहीं करेगा जेसीबी के ट्रैक्टर के साथ। हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारी मांग को जल्दी से जल्दी सुने और हमारा ये अल्टीमेट है कि हम 20 तारीख को बिल्कुल काम को बंद करेंगे ऑल हरियाणा। इस तरह का जो प्रदर्शन रहेगा 20 तारीख को बंद कैसे करेंगे? सभी साधन एक जगह इकट्ठे करेंगे। 20 तारीख को हम किसी का गवर्नमेंट का या प्राइवेट कोई भी काम नहीं करेंगे, मशीनों के साथ, जेसीबी के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, टम्परों के साथ। हमारा पूरा हरियाणा का यही निर्णय है ऑल हरियाणा का, भाई बिल्कुल 20 तारीख को बंद काम। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जो ये माइनिंग लगाई गई है, ये कोला पत्थर पे होती थी, ये लगा दिए मिट्टी पे। अगर कोई लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी निकले तो माइनिंग लगाओ, मिट्टी पे माइनिंग को बिल्कुल बंद करो, माइनिंग से बाहर निकालो। हमारी यही सरकार से गुजारिश है। जिला कार्यकारिणी की बैठक में नमो ऐप, विकसित भारत संकल्प यात्रा और दीवार लेखन और तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी मनोहर की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएं, फिर से ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की मंगलवार को कुरुक्षेत्र जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई और अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा ट्रस्ट में हुई और प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी की उपस्थिति और जिला अध्यक्ष रवि बतान की अध्यक्षता में बैठक हुई और दीवार लेखन
देव स्थलों की साफ सफाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा, नमो ऐप समेत कई अहम संगठनात्मक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं को बैठक में 2024 चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने मोदी मनोहर की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने जिले में चल रहे संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।